Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be safe and sound. मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उमर सईद आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि लर्न विद उमर जो यूट्यूब का चैनल है उसके ज़रिए हमने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के साथ साथ प्रीवियस एमडीकेट और ईटा की जो प्रीवियस एमसीक्यूज़ है उनकी सलूशन का एक सिलसिला शुरू किया था। और अभी जो है रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट ख़ासूसन जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं मेरे, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की कि जो सितंबर में एमडीकेट है उससे पहले आप उस सिलसिले को कंटिन्यू रखें और जो एमडीकेट 2020 है उसको सॉल्व करें। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि जो बायोलॉजी का पोर्शन है चाहे वो एमडीकेट 2020 का हो या अभी तक जितनी भी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं उन सब का उनको हम हल करें। डियर स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में आप हमारे साथ जुड़े रहे बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल ऑफ यू। इससे तो एक पैदा आपको ये होगा कि आपको ये अंदाज़ा होगा कि एमडीकेट में किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने एमसीक्यूज़ को अप्रोच कैसे करना है और जो ट्रिक्स होते हैं जो एमसीक्यूज़ में जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं आपने उसको कैसे हैंडल करना है। और सबसे पहली बात ये है कि आप एमसीक्यूज़ को समझेंगे फिर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर और उसको बआसानी हल भी कर सकें। इसके अलावा बहुत सारी जो नॉलेज है वो आप जो साइड नॉलेज है जो इंशाल्लाह डिस्कशन के दौरान हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होने वाली। दूसरी हम बात यह है कि ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो रिपीट होते हैं तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसकी क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 121 से शुरू है, ये द फर्स्ट वन, ये जो सवाल है कि द क्वेश्चन इज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सराउंडिंग राइजेस बॉडी रिस्पॉन्ड्स बाय। सवाल का मतलब ये है कि अगर बॉडी के आसपास एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ जाए तो आपकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी। इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज, ये बात आपने जहन में याद रखनी है कि इंसान ह्यूमन बीइंग जो है, हम जो है वी बिलोंग टू क्लास मेलिया, हम मैमल्स हैं और ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स जो है वो वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड मीन्स कि हमारी जिस्म में ये सलाहियत मौजूद है कि हम हमारी टेम्परेचर, अंदरूनी टेम्परेचर को बैरूनी टेम्परेचर से मुख्तलिफ रखते हैं। व्हाट डज इट मीन? अगर आपकी बॉडी में इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सी पर ह्यूमन बॉडी का सेट होता है, अब अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो अगर बढ़ जाए या कम हो जाए, दोनों सूरतों में हमारी बॉडी बीइंग अ होमोथर्म, बीइंग अ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, आवर बॉडी विल रेजिस्ट दिस चेंज। तो हमारी बॉडी इस चेंज की जो है उसको रेजिस्ट करेगी और वापस बॉडी टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेशन के ज़रिए वापस अपनी 37 डिग्री सी की लगभग जो है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करती है। इस अमल को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। और याद रखें कि थर्मो रेगुलेशन दो, यानी अगर हाइपरथर्मिया हो, टेम्परेचर बढ़ जाए तो एक किस्म की एडाप्टेशन से होता है और अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो दूसरी किस्म की फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जो है उससे बॉडी की टेम्परेचर वापस नॉर्मलाइज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्वाद में हैं और आप मुल्तान चले जाए या गर्म इलाके में या इधर ही गर्मी पड़ जाए तो अब आपकी बॉडी ने क्या करना है, आपकी बॉडी इस चेंज को रेजिस्ट करती है। दिस इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। अब ये जो सवाल है ये भी उसी सूरत उसी कंडीशन के बारे में है। लेट्स एक्सप्लेन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सराउंडिंग राइजेस, अगर आसपास की टेम्परेचर बॉडी की बढ़ जाए, बॉडी रिस्पॉन्ड्स बाय, तो हमारी बॉडी इस चेंज को कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। असल में ये सवाल में मिस प्रिंटिंग हुई, बेबी नहीं है, ये बॉडी है। तो ऑप्शन ए है वेजो कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी है वेजो डायलेशन, ऑप्शन सी है शेवरिंग और ऑप्शन डी है रेजिंग बॉडी हेयर्स। याद रखिए कि करेक्ट ऑप्शन पर आने से पहले हमने इन दो टर्म्स को समझना है, वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन।
देखिए ये जो स्किन है, लेट्स सपोज दिस इज द स्किन, इस स्किन को जो ब्लड वेसल्स आए हुए, लेट्स सपोज दीज आर द ब्लड वेसल्स, तो ये इस इन ब्लड वेसल के ज़रिए, ये जो ब्लड वेसल्स है इनके ज़रिए क्या होता है, इनके ज़रिए ये ब्लड वेसल जो है इनके ज़रिए ये स्किन को खून आता है, और ये जो ब्लड है अगर ये ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा हीट लॉस होगी, इवापोरेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से। अगर वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे तो कम ब्लड आएगा और कम हीट लॉस होगी। तो वेजोडाइलेशन के माने है कि वेसल्स का डायलेट होना, इस तरह डायमीटर बढ़ जाना, और वेजो कंस्ट्रिक्शन के माने है वेसल का कंस्ट्रिक्ट होना, यानी डायमीटर का कम पड़ जाना। तो जाहिर सी बात है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन जब होगी तो ब्लड कम स्किन को आए, और जब वेजो डायलेशन होती है, डायलेट होना यानी डायमीटर में उसकी इंक्रीज होना। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन के नतीजे में आपने जाना, लेट्स सपोज ये वेसल्स है और ये इस तरह कंस्ट्रिक्ट हुआ, ये स्किन है जनाब, ये जो है ये स्किन है, और ये ब्लड वेसल्स है, ये वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वी ब्लड वेसल्स। तो अगर ब्लड वेसल्स इस तरह कंस्ट्रिक्ट होता है, डायमीटर उसकी डिक्रीज होती है, तो व्हाट विल हैपन्स, तो कम ब्लड स्किन की तरफ आ रहा है, आप देख लें ब्लड कम आएगा। अब अगर इसकी अपोजिट वाइस वर्सा हम देख ले, अगर वेसल डायलेट हो तो ज़्यादा ब्लड स्किन की तरफ आ रहा है, ज़्यादा हीट लॉस होगी। तो अगर हीट लॉस होगी तो व्हाट डू यू थिंक, इंटरनल टेम्परेचर पर क्या असर पड़ेगा, हीट लॉस हो रही है, हीट सिस्टम से निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है इवापोरेशन, कंडक्शन, रेडिएशन के ज़रिए, कन्वेक्शन के ज़रिए भी अगर हीट लॉस होगी तो इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जो है वो मेंटेन रहेगा। जो बड़ा है फॉर एग्जांपल 37 से 38, 39 तक, क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो इंटरनल टेम्परेचर पर क्या होता है, असरअंदाज होता है, आपने पढ़ा है थर्मोरेगुलेशन में, बैरूनी माहौल अंदरूनी माहौल पर असरअंदाज होता है। तो वेजो डायलेशन जब होगी, गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ेगा, वेसल डायलेट होंगे, तो इस वेजो डायलेशन की ज़रिए क्या होगा, ज़्यादा हीट स्किन की जानिब आएगा, ज़्यादा हीट लॉस होगी, और जब ज़्यादा हीट लॉस होगी तो टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, और जिसमें जो चेंज आया है एक्सटर्नल, देखिए जी एक्सटर्नल टेम्परेचर सवाल के मुताबिक वो एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ गया है, इट विल इफेक्ट योर बॉडी, as a result the temperature inside your body will also increase, so the body will respond by vasodilation, so the correct option is the vasodilation। vasodilation जब होगी तो ज़्यादा ब्लड स्किन की तरफ आएगा, अपने साथ ज़्यादा हीट लेकर आएगा और ज़्यादा हीट लॉस होगी। so the correct option is vasodilation, option B is the correct option। वेजो कंस्ट्रिक्शन सर्दियों में होती है, शिवरिंग भी सर्दियों में होती है, जब टेम्परेचर आपकी बॉडी का या एक्सटर्नल टेम्परेचर कम पड़ जाता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन मींस कम ब्लड आएगा, कम हीट लॉस होगी स्किन से। शिवरिंग जब होती है तो प्रेक्शन, मसल्स की मस्कुलर एक्टिविटी के ज़रिए जो मस्कुलर सिल्स है, मसल फाइबर है, वो एक दूसरे की अगेंस्ट अपोजिट जो है वो रगड़ यानी फ्रिक्शन के ज़रिए हीट पैदा होगी। बॉडी पर आपकी जो हेयर है वो ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं, और जब ये कंबल आप उड़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है हीट लॉस कंट्रोल होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द वेजो डायलेशन, ऑप्शन बी। अच्छा जी, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सक्रीशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन इन ह्यूमन बॉडी इज एसोसिएटेड बेस्ट विद द, यानी अगर सवाल का मतलब ये है कि हाइपरटोनिक यूरिन जब एक्सक्रीट होते हैं, ये बात बेस्ट, ये जो अमल है इसका ताल्लुक़ किस से ज़्यादा है। सबसे पहले हमने इस टर्म को जाना है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक यूरिन। यूरिन की दो अक़साम होते हैं, अगर यूरिन में वाटर ज़्यादा हो तो ये हाइपोटोनिक वाटर कहलाते हैं, अगर यूरिन में वाटर कम हो तो ये हाइपरटोनिक यूरिन कहलाते हैं। तो इसके मानी ये है कि कंसनट्रेटेड यूरिन जब एक्सक्रीट होते हैं तो इसका ताल्लुक़ नेफ्रॉन के किस पार्ट से है। याद रखिए कि फिल्ट्रेशन जो है, ब्लड फिल्ट्रेशन या यूरिन फॉर्मेशन काम किसका है, नेफ्रॉन का है। तो आपने सिर्फ ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगी,
व्हाट डू यू थिंक? जहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, जहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन होगी, असल में ये सवाल अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इसमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ये पूछा जा रहा है, ये मालूम करना चाहते हैं कि वेदर यू नो अबाउट दी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच आर एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आर नॉट। सो आपको पता है कि लूप ऑफ हेनले, जो मैंने इधर पॉइंट आउट कि दिस पार्ट इज एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब अगर यहाँ ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन ज़्यादा रिलीज हुए हो, वो लूप ऑफ हेनले पर एक्ट करके ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा यूरिन से, जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट गुजर रहा है नेफ्रॉन से, उससे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगी। जब ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगी तो हाइपरटोनिक यूरिन क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, एक्सक्रीट होंगे। अब जाहिर सी बात है अगर ADH हार्मोन कम हो रिलीज हो तो वाटर कम एब्जॉर्ब होगा और यूरिन क्या होगा, हाइपोटोनिक यूरिन होगा। यानी अगर लूप ऑफ हेनले में वाटर कम एब्जॉर्ब होंगे तो यूरिन क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। और अगर लूप ऑफ हेनले में यानी इन दिस पर्टिकुलर पार्ट अगर वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे तो यूरिन हाइपरटोनिक प्रोड्यूस होगा, एक्सक्रीट होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ लूप ऑफ हेनले। एक और अहम बात यह है कि ऑलमोस्ट 95% जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो इधर कलेक्टिंग डक्ट पे होती है नेफ्रॉन में, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, और ऑलमोस्ट 5% ये इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है, लूप ऑफ हेनले पर वाटर एब्जॉर्प्शन होती है। याद रखिए कि नेफ्रॉन में वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो ADH हार्मोन कंट्रोल करता है। और यानी ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इन लूप ऑफ हेनले किसकी कंट्रोल में है, तो ADH की। जिस तरह आपको मालूम है कि PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल जो है वो इंसुलिन की कंट्रोल में है। लेट मी रिपीट दिस पॉइंट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नेफ्रॉन का ये जो पार्ट है PCT, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन, ये इंसुलिन की कंट्रोल में होता है। आगे इस पर मैं तफसीलन बात करूँगा कि कैसे यहाँ पर 100% ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब होती है और कैसे शुगर की केस में जो डायबिटीज मेलाइटस है उसमें इंसुलिन कम पड़ जाते हैं, ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होता, ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो यूरिन में निकलते हैं। और जो हंगर पेंग है शुगर के मरीज़ को अचानक भूख लगती है क्योंकि उसका सारा यूरिन में जो ग्लूकोज है वो यूरिन में निकल जाता है इंसुलिन के कम पड़ जाने से। मगर यहाँ पर आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि PCT को इंसुलिन कंट्रोल करता है, लूप ऑफ हेनले को ADH कंट्रोल करता है। दिस पार्ट लेट मी ड्रा इट हियर, ये इसको ADH कंट्रोल करता है और यानी इसके एब्जॉर्प्शन को, इसकी जो फंक्शन है। और ये जो असेंडिंग लिम्ब है जहाँ पर मिनरल्स, आयंस और साल्ट एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको अल्डोस्टेरॉन कंट्रोल करता है, अल्डो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसे कहते हैं अल्डोस्टेरॉन। सो यहाँ पर सवाल की तरफ वापस आते हैं कि द एक्सक्रीशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन इन ह्यूमन एज एसोसिएटेड बेस्ट विद द लूप ऑफ हेनले, यानी हाइपरटोनिक यूरिन तब पैदा होगा जब लूप ऑफ हेनले में ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होंगे, यूरिन में वाटर कम पड़ जाएंगे और इसको हाइपरटोनिक यूरिन कहते हैं। अगर ये सवाल ये इस तरह भी आया हो कि द एक्सक्रीशन ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन, तब भी जो है वो हम लूप ऑफ हेनले को मार्क करते, क्योंकि मैं एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि वाटर एब्जॉर्प्शन दो पार्ट में होती, नेफ्रॉन की दो हिस्सों में होती है, एक कलेक्टिंग डक्ट और दूसरा जो है वो लूप ऑफ हेनले। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 1, ये जो थर्ड क्वेश्चन है 123 क्वेश्चन इज इन ह्यूमंस द टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर ये सवाल दूसरी जो टेस्ट है ईटा में इस तरह पूछा जाता था कि इन ह्यूमन द थर्मोस्टेट इज, या in human brain the temperature is regulated by, तो जो सेंटर है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं उसके बारे में। अब ये जो सवाल है इसको इंतहाई सिंप्लीफाई किया गया। सवाल में ये पूछा जा रहा है कि आपकी जो टेम्परेचर है बॉडी की वो कौन रेगुलेट करता है। इससे पहले तो याद रखें कि ये हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन का कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी।
ह्यूमन की टेम्परेचर जो है उसको जो इसका जो रेगुलेटरी सेंटर है इट इज़ लोकेटेड इन दी ह्यूमन ब्रेन, और उस सेंटर का नाम है हाइपोथैलेमस, जो थर्मोस्टेट भी कहलाता है। अब इस सवाल के साथ जो दूसरे सवाल जुड़े हैं, जिसे मैंने पहले बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि जितने और भी MCQs हो वो भी कवर कर सके। तो दूसरे किस्म के सवाल इस टॉपिक पर जो पूछे जाते हैं वो होते हैं जनाब अली थर्मो रेगुलेशन सेंटर के बारे में। देखिए ह्यूमन ईटा में ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि थर्मोस्टेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, तो ये हाइपोथैलेमस है। लेट्स सपोज दिस इज द ह्यूमन ब्रेन, ये ह्यूमन ब्रेन की सेरेब्रम है, और लेट मी राइट इट्स लाइक दैट। हाँ, ये सेरेब्रम जो है ये लेट्स सपोज दिस इज द सेरेब्रम, और सेरेब्रम के नीचे ये जो पार्ट है ये थैलेमस कहलाता है, और थैलेमस के नीचे ये लेट्स सपोज दिस इज द थैलेमस। हाँ, और थैलेमस के नीचे ये जो पार्ट है इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमस इज द थर्मोस्टेट, मीन्स इट इज़ द टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर। दिस पार्ट इज़ द थर्मोस्टेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसके माने ये हुए कि जनाब ये ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है ये इट इज़ कंसर्न विद द टेम्परेचर रेगुलेशन। यहाँ पर 37 डिग्री से सेट होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मुख्तलिफ बिहेवियरल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक चेंजेस के ज़रिए, केमिकल चेंजेस के ज़रिए ये टेम्परेचर 37 को, हाइपोथैलेमस का काम है कि इसको वापस लेकर आए। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है या टेम्परेचर कम हो जाता है, दोनों सूरतों में इसे डिटेक्ट भी हाइपोथैलेमस करता है, और इसको वापस 37 डिग्री सी पर कौन लाता है? हाइपोथैलेमस। अब एक और सवाल भी है कि पायरोजेंस जब पेवर होता है तो पेवर में आपने ये और एक MCQs हम कवर कर लेते हैं। पायरोजन जब रिलीज़ होते हैं तो इस सेट पॉइंट को डिस्टर्ब करते हैं। अब आपने महसूस किया हुआ होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बुखार में ज़्यादा होता है, इवन दिन यू फील कोल्ड, और फिर भी आपको सर्दी होती है। वजह ये होती है कि अगर ये सेट पॉइंट पायरोजिन 39 या 38 तक पहुंच जाती है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर, पर सपोज 39 पर सेट पॉइंट है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 38 है, यानी आप ज़्यादा है, तब भी आप कोल्ड महसूस करते हैं, बिकॉज योर हाइपोथैलेमस वांट टू रीच दिस टेम्परेचर अप टू 39। और जब आप 39 तक पहुंचते हैं तो ये सेट पॉइंट पायरोजिन की वजह से 40 तक पहुंच चुका होता है, तो आप 39 पर भी आप कूल महसूस करते हैं। रीज़न इज़ दैट कि पायरोजिन ये टेम्परेचर, ये जो सेट पॉइंट है ये 40 तक उन्होंने पहुंचाया हुआ होता है। तो इसीलिए आपको समटाइम्स यू फील कोल्ड इवन इन दी योर बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज, एंड इवन इन द फेवर you feel the cold and you want to have the blanket or something like that. So the correct option in this case is the option B, brain. Let's move to the next question is 124. An excretory organ, लीवर आपको पता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लीवर के बारे में 2-3 चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। लेकिन इससे पहले सवाल की जाने आते हैं कि लीवर बतौर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं। नंबर 1, डिटॉक्सिफाई मैनी केमिकल पॉइजन्स, प्रोड्यूस इमोनिया फॉर एक्सक्रीशन बाय द किडनीज, प्रोड्यूस यूरिन एंड यूरिक नाइट्रोजन ऑफ एमिनो एसिड्स, एंड ऑल ऑफ द अबव। ये असल में मिस प्रिंटिंग यहाँ पर हुई है, यूरिन है वगैरह। एनी हाउ, देखिए जी, लीवर जो है इट इज़ द बिजिएस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी। ये 3 MCQs जो है, स्किन के बाद लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी में, लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी में लीवर, और बिजिएस्ट ऑर्गन है। एक ही एट द सेम टाइम मेनी थिंग आर गोइंग ऑन इन द लीवर। इसीलिए ये तमाम काम, चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन हो, चाहे वो एमोनिया फॉर्मेशन हो, और चाहे वो यूरिन या यूरिया, ये इज़ नॉट यूरिन, इट इज़ यूरिया या यूरिक एसिड जो है वो पैदा करना, ये तमाम काम जो है ये लीवर परफॉर्म करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द लीवर। दूसरा मैंने आपको बताया कि लीवर इज़ द बिजिएस्ट ऑर्गन, liver is the second largest organ after skin, and liver is the largest gland in your body. Let's move toward the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। द एक्टिव अपटेक, ये जो 125 क्वेश्चन है, द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्ब और थिक लूप ऑफ पेनले प्रोमोटेड बाय द एक्शन ऑफ, ये जो असेंडिंग लिम्ब है, ये जो मैंने फाइंड आउट किया है, यहाँ पर आपको पता है कि सोडियम की एक्टिव अपटेक होती है और ये थिक भी होता है। अगर हम इसको एक्चुअली ड्रा करें तो इट विल लुक लाइक दैट। ये जो पार्ट है ये इस तरह का होता है। एनी हाउ, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ कंट्रोल बाय द अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन इसको कंट्रोल करता है और यहाँ पर जो इसको मेन्ड्रीरोकार्टिकाइड भी कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। थायरक्सिन का कोई काम नेफ्रॉन में नहीं है। एडीएच लूप ऑफ हेनले को कंट्रोल करता है। कार्टिकोस्टेरॉन इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन ए। यानी अपटेक ऑफ सोडियम लूप असेंडिंग लिम्ब में कौन फैसिलिटेट करेगा? एल्डोस्टेरॉन, जिसको मेन्ड्रीरोकार्टिकाइड भी कहा जाता है। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर कंसिडर्ड एज वॉलेंट्री मसल्स? कौन से मसल ऐसे हैं जो वॉलेंट्री मसल कहलाते हैं? अब सवाल को समझने से पहले वी हैव टू टॉक अबाउट दी वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। जो मसल आपकी काबू में होते हैं, आपकी मीन्स आपकी ख्वाहिश और आपकी विल के मुताबिक काबू में होते हैं, उसको वॉलेंट्री कहते हैं। तो आपको पता है कि स्केलेटल मसल्स वाहिद मसल्स है जो कि क्या है? आपकी वॉलेंट्री मसल्स है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इसके अलावा जितने भी आप मसल दिए गए हैं, चाहे वो स्मूथ मसल हो, कार्डियक मसल हो, ग्लैंडुलर मसल हो, दीज आर involuntary muscles. So the correct option is option C. Skeletal muscles are kind of muscles which are under our control of our will, और जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहे एक्सटेंड करें और जब चाहे उनको कंट्रैक्ट करें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, ये असल में मिस प्रिंटिंग हुई है, ये मायोनिक नहीं है, ये मायोजेनिक है। जी इज मिसिंग हियर, लेट मी राइट इट डाउन हियर। इट इज़ द मायोजेनिक, लेट मी राइट इट ओवर हियर। सो दिस इज नॉट द, जी इज मिसिंग। इसमें से कौन से मसल मायोजेनिक मसल है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द मायोजेनिक मसल, कि मायोजेनिक मसल क्या होते हैं। मायोजेनिक मसल्स आर दोज मसल्स विच जिसके लिए कोई स्टिमुलेशन जो होती है नर्व सेल की वो रिक्वायर नहीं होती, विच डू नॉट रिक्वायर स्टिमुलेशन फ्रॉम नर्व सेल्स। Those muscles which do not require any kind of stimulation from nerve cells, they can stimulate, they can contract by themselves, they are called myogenic muscle. So cardiac muscles एक ऐसे मसल्स है जो कि उनको ज़रूरत नहीं होती नर्व सेल की स्टिमुलेशन की, एंड दे कंट्रैक्ट बाय देमसेल्फ। सो सच काइंड ऑफ मसल आर नोन एज दी मायोजेनिक मसल्स। तो कार्डियक मसल आर दैट काइंड ऑफ मसल्स विच इज आल्सो नोन एज दी myogenic muscle. So the correct option is option B. Let's move towards the next question. Question 128 is what do we call the surface membrane of muscle cells? मसल सेल की सरफेस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? तो याद रखिए कि जो मसल्स फाइबर होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मसल सेल्स, तो इसकी मेम्ब्रेन को, ये जो मेन मेम्ब्रेन इसको सार्कोलीमा के, इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ नोन एज द सार्कोलीमा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द सार्कोलीमा, ऑप्शन ए। याद रखिए कि इसकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं और इसके सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं। सो द क्वेश्चन इज, question number 129 is the which of the following neurotransmitters function both as the neurotransmitter and hormones? Number 1 decreasing our perception of pain. सवाल में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन, ये जो 129 है, कौन सा हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी काम करता है, हार्मोन के तौर पर भी काम करता है, और उसका एक काम ये भी है कि ये परसेप्शन ऑफ पेन को डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन ए है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी है सेरोटोनिन, ऑप्शन सी है डोपामिन और ऑप्शन डी है
endorphin. In endorphin is the correct option. Why it is correct option? याद रखिए कि endorphin is act as analgesics, which means they diminish the perception of pain. They also act as a sedatives. They are manufactured in your brain, spinal cord, and many other parts of your body, and are released in response to the brain chemicals called neurotransmitter. यानी ये एनाल्जेसिक के तौर पर जो पेन को दफ़ा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोर्फिन, जो एनाल्जेसिक के तौर पर दर्द को दफ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है. और सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी. एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर भी है, हार्मोन भी है, और इसका एक अहम रोल ये है कि it decrease our perception of pain. So let's move towards the next question. The next question is question number 130. Which body function is controlled through positive feedback mechanism? कौन सा एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का, या कौन सा ऐसा फंक्शन है जो पॉजिटिव फीडबैक के ज़रिए कंट्रोल होता है? सबसे पहले तो हमने फीडबैक मैकेनिज़्म की 3 अक़साम आपने पढ़े होंगे इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी: पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक एंड दी हार्मफुल फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक के एग्जांपल हम इस तरह देते हैं, अगर किसी कोई आपकी तरफ हंसे और आप भी उसको हंस ले तो ये पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है. अगर कोई आपकी तरफ हंसे और आप उसको जो है घूर घूर कर देख ले या उनको गुस्से से देख ले तो इसे नेगेटिव फीडबैक. और कोई आपको हंस ले और आप उसको मार दे तो इसे कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक. ये तो मैंने लाइट मूड में कह दिया. एनी हाउ, पॉजिटिव फीडबैक ये होता है अगर इफेक्टर का रिस्पॉन्स एज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक. अगर फॉर एग्जांपल ग्लूकागान की लेवल ज़्यादा होती है तो इससे ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, पॉजिटिव फीडबैक. अगर इफेक्टर का स्टिमुलस रिस्पांस के अपोजिट डायरेक्शन में हो, इफेक्टर का रिस्पांस स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में हो, फॉर एग्जांपल इंसुलिन जब बढ़ जाता है तो ग्लूकोज का लेवल घट जाता है, कम हो जाता है, तो इस कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक. इसी तरह आपने पढ़ा होगा कि जब लेबर कंट्रैक्शन होती है, जब पार्चुरेशन होती है, बेबी बर्थ होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या होता है, जो बेबी का हेड है ये स्टिमुलस किस तरफ है, बेबी किस तरफ आ रहा है. लेट्स सपोज दिस इज द बेबी. हाँ, ये बेबी किस तरफ डाउनवर्ड्स आ रहा है. तो जब व्हेनेवर इट हिट्स द मायोमीट्रियम, ये बेबी है, लेट्स सपोज ये नीचे की तरफ आ रहा है इन दिस डायरेक्शन, मायोमीट्रियम को जब भी इसका हेड हिट करता है तो इट इज़ द स्टिमुलस जनरेटेड, ये स्टिमुलस जनरेटेड फॉर द रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन विच इज़ रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. as you know that oxytocin is released by hypothalamus store in the posterior lobe of the pituitary gland. तो ये जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं तो ये इस बेबी को मज़ीद नीचे पुश करने में मदद देता है. तो आप देख ले स्टिमुलस किधर है, नीचे. अब इफेक्टर का रिस्पांस किस तरफ है, नीचे. सो दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. बॉडी टेम्परेचर भी पॉजिटिव है लेकिन दिस इज हार्मफुल पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव फीडबैक के बारे में पूछ रहे हैं. हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, सारी पायरोजन रिलीज होते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पायरोजन मज़ीद बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका नुकसान एंड रिजल्ट जो है वो गुड नहीं होता. इसीलिए ये हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक है. इंसुलिन प्रोडक्शन जो है ये भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं है. थायरॉक्सिन रिलीज भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं. दीज आर द नेगेटिव फीडबैक. एनी हाउ, लेबर कंट्रैक्शंस इज़ दी पॉजिटिव फीडबैक में ऐसा फंक्शन है बॉडी का जो कंट्रोल होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए. और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह बेबी जो है हेड जो है वो मायोमीट्रियम को हेड करता है, उससे एक वेव जनरेट होती है. दिस स्टिमुलस हेल्प इन द रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन. व्हेनेवर द ऑक्सीटोसिन रिलीजेस it helps in pushing or the baby, or simply we can say the parturition. So दोनों के डायरेक्शन सेम है, मीन्स कि दोनों के डायरेक्शन नीचे की तरफ है. So we can say that the labor contraction is the function of the body which is controlled through the positive feedback mechanism. So let's move towards the next question.